हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। अपनी केमिस्ट्री की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। सिर्फ उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे आपको जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सीबीएसई 2024 वाले एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है बच्चों। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगेगा और आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और अपना पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास पूछा गया है नेम अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अ कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपसे पूछा गया है कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट यानी कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो एक मार्क आपका पक्का हो गया, 1 मार्क कंप्लीट यहाँ से। और सेकंड पूछा गया राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो दूसरा मार्क्स ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप खाली लिखना क्या है, देखिए आपको लिखना है कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप OH है, वो कंपाउंड क्या होगा आपका, उसका नाम लिखेंगे हम लोग, यानी कि कंपाउंड लिख देंगे यहाँ पर। क्या कंपाउंड है? इथेनॉल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इथेनॉल। चलिए इथेनॉल हो गया। अब पूछा गया आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? सारे बच्चों को आ रहा होगा लगभग, क्योंकि सभी ने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से। तो मॉलिक्यूलर जो उसका फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका C2H5OH। ये हो जाएगा। आप CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना लिखना था। 2 मार्क्स का कंप्लीट आपने काम कर दिया बस इतना लिखने से। देख रहे हैं आप कितना आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला इसका क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद के आगे आपको बताना होगा कि अल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी होगी सबसे पहले किसके साथ? सोडियम के साथ, फिर आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर आपका इथेनॉइक एसिड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। क्योंकि 4 पार्ट आपसे पूछे गए हैं और बस इतना आपको बताना, खाली केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन पूछे गए बच्चों। तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए पहले जो पूछा गया है सोडियम मेटल के साथ अगर अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सोडियम मेटल के साथ। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, C2H5OH। ये हो गया अपना एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सोडियम से करानी, तो हम लिख देंगे सोडियम मेटल। ये लगाएंगे, इट्स गिव्स का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद जब ये रिएक्शन करेगा इससे तो पता है क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है? ये मेटल है और ये आपका एसिड है। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? C2H5O, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका Na। तो ये बन गया आपका क्या? सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम जरूर लिखिएगा पेपर में, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। और गैस कौन सी रिलीज हो रही है? यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बस ये होगी कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने इसको भी समझ लिया अच्छे से। चलिए अब अगली रिएक्शन आपको दिखाते हैं। अगली रिएक्शन है कि एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, C2H5OH यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है बच्चों। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती रहती है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, देखिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से बनेगा आपका इथेन C2H4 और उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा आपका वाटर, निकल जाएगा बच्चों। ये क्या बन रहा है आपका? C2H4 का मतलब होता है इसमें डबल बॉन्ड बन रहा होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर लगेगा आपका क्या? H2, और यहाँ लगेगा आपका H2, यानी कि ये इथेन नहीं इथीन है, एथीन है ना। डबल बॉन्ड लग गया तो एथीन हो जाएगा। तो एथीन बन रहा है आपका। इसके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एथीन, ठीक है ना। ये एथीन हो गया और यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। देखिए ये कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा गया है। इथेनोइक एसिड, आपको पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये वही है आपका एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं अपने अल्कोहल से, क्योंकि इस समय अल्कोहल की रिएक्शन चल रही है। अच्छा अब जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से H, यहाँ से OH निकल के बना लेगा जाके आपका वाटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाटर। देखिए कौन सा, ये वाला, देखिए आप ये OH और एक H, ये वाला H और ये वाला OH मिलके बना लिया वाटर। तो यहाँ पे जो ये वाला ना C2H5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इस वाले पार्ट को उधर लिख लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये अपना बन जाएगा क्या? C2H5COO
CH3, ठीक है। जो पार्ट इसमें बच रहा था, एक पार्ट इसमें ऐड कर दिया, तो अब इसको पीछे आगे भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अपना ये जो कंपाउंड बन गया है, इसका नाम आप लोग को बच्चों पता होना चाहिए। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट नाम है इसका, ठीक है। एथिल एसीटेट बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम होता है इथिल एथेनोएट। तो इसके दो नाम है, एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एथिल एसीटेट, एसीटेट, बस इतना लिखना है आपको। बस कंपाउंड का नेम लिखना है और बस आपका काम खत्म। उसके बाद अपनी लास्ट रिएक्शन है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लास्ट में क्या पूछा गया है। देखिए दिख रहा है आप लोगों को बच्चे यहाँ पे, ये वाला पार्ट नीचे वाला, ठीक है। देखिए अब लास्ट वाला जो पार्ट है इसको आपको बताता हूँ। देखिए इसमें बोला गया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, काफ़ी लंबी रिएक्शन है ये, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि अपना एल्कोहल है, तो चलिए हमने एल्कोहल लिख लिया, बहुत अच्छे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड का जो मतलब होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ये हो गया अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिफाइड है, इसका मतलब इसके साथ जो होता है वो एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा, ये मतलब इतना जनरली ऐड ही होता है। ये एसिडिफाइड लिखा है, इसका मतलब एसिडिफाइड का मतलब H2SO4, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अब इन तीनों की रिएक्शन आपस में कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। देखिए पहला तो हमारा बन जाएगा बच्चों क्या, CH3CHO, इसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, इथेनल, एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ठीक है। सेकंड क्या बनेगा आपका, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, यानी कि क्रोमियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया, Cr2, और सल्फेट का हो गया SO4, और ये 2 वैलेंसी SO4 की यहाँ आ गई, क्रोमियम की 3 होती है तो यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अपना जो लास्ट वाला बन रहा है वो लास्ट वाला बनेगा अपना पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4, और एंड में निकल रहा है आपका वाटर, रिलीज हो रहा है, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो अपनी रिएक्शन है वो कंप्लीट कर ली है। ये जो रिएक्शंस मैंने इसमें बताई हैं ये बहुत रिपीट होने वाली रिएक्शंस हैं, और आप देख रहे हैं 2024 में ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और ज्वाइन कर लीजिए वाली सीरीज़ में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 3 साल के लगातार केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पूछे जा चुके हैं, और इनमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप जरूर नोटिस करेंगे। क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि 2024 में पूछा जा चुका है बच्चों सीबीएसई बोर्ड में, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, और चलिए समझते हैं इसको क्या क्वेश्चन आया था और कैसे उसका सोल्यूशन लिखना है। तो पहला पार्ट है इसका, गिव रीजंस व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ कैटायन नॉर C4- एनायन बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। यानी कि जो अपना कार्बन है ना वो C+4 यानी कि वो कैटायन क्यों नहीं बनाता है, एनायन क्यों नहीं बनाता है, और वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ये आपका क्वेश्चन है। और जब भी आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक से, तो उसमें साफ साफ बीच में लिखा हुआ है ये वाला रीजन, और इसका पहला रीजन पता है क्या होता है कि ये आखिर ये कैटायन क्यों नहीं बनाता है। तो आपको बता दें कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 6 होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझिए ऐसे, ठीक। देखिए ये अपना है कार्बन, ठीक है, दिख पा रहा है आप लोगों को। तो जो कार्बन है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो गया न्यूक्लियस, जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये होगी इसकी पहली शेल यानी पहली ऑर्बिट, ये होगी इसकी दूसरी ऑर्बिट। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड में कितने थे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब 8 तो है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, सोचेगा अपने 4 रिमूव कर दें, हटा दें। तो इसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना वो इसके पास नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है तो उसके बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांगनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, जो कि इसके पास नहीं है। तो इसलिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है, इसलिए ये C+4 जो है वो कैटायन नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं एनायन बनाने की क्या होती है। देखिए ये तो एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ये 4 ले ले तब भी 8 हो जाएंगे। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करने की कोशिश करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को आके दे दे, तो आप खुद सोचिए प्रोटॉन कितने बच्चों इसके अंदर, किसी भी एटम में अगर किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 6 हैं। अगर ये 4 और ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 10।
10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन जो है वो इसके पास 6 प्रोटॉन है। अगर ये बताइए 6 प्रोटॉन जो थे 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, टाइटली होल्ड किए हुए हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो क्या 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लूज कैसे गेन भी नहीं कर सकता, यानी कि लूज नहीं कर सकते, ये गेन नहीं कर सकते। तो इनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है बच्चों कि ये हमेशा क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। हेलो, मैं हूं कार्बन, मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं, तो बस ये शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1 2 3 4 लोगों से शेयर कर सकते हैं। हो सकता है शेयर करने वाला सिर्फ एक एलिमेंट हो, या हो सकता है अलग अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया कार्बन का पूरा आपका डिटेल में नॉलेज, जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को सिंपल तरीके से लिख दिया है, बस इतना ही आपको बताना था बच्चों। ठीक है, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, कंप्लीट। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में बोला गया है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि आखिर ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है। उसके बाद राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। यानी कोई भी 2 मेंबर लिखने हैं, लेकिन एल्डिहाइड के लिखने हैं। ये इन्होंने बोल रखा है, अगर एल्डिहाइड के लिखने हैं तो आपको एल्डिहाइड के ही बताने होंगे, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा बच्चों। तो बस सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। बस फर्क इतना है कि अगर आपको पता होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, वो एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, जो कि आप यहाँ पर लिख दोगे, छोटी सी डेफिनेशन है, इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो वो क्या होता है उसके लिए फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा बच्चों। होमोलोगस सीरीज देखिए, यहाँ पर पीवाईक्यू के साथ साथ मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मीथेन सभी को पता होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C4, ठीक है, कितना, अरे सॉरी कितना, C1 और H4 होता है, CH4 होता है मीथेन। अगर इथेन की बात करें तो कितना होता है? C2H कितना, 6 हो जाएगा, 6 नहीं, C4 हो गया एक, ये तो ये हो गया CH4 इतना, और ये C2 होता 6 हो गया। ठीक, बढ़िया। तीसरा अगर करेंगे तो C3H कितना हो जाएगा? H8 हो जाएगा। अगर अगला लिखेंगे तो C4 और H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपके क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एक सीरीज चली जा रही है अपनी। ओके, ये एक एल्केन की सीरीज आ गई। अगर आपसे एल्केन का एग्जांपल पूछता तो आप ये बताते। अब क्या करेंगे इसके अंदर, आप हमेशा देखेंगे तो इनका जो मैंने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, बट इनके बीच में एक कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट मास का डिफरेंस होता है, जो होमोलोगस सीरीज की मेन पहचान है। तो आप कैसे पहचानोगे इसको? देखिए CH4 है यहाँ पे C2H6 है। अच्छा बताइए इसके बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए ये यहाँ पे एक C, यहाँ पे 2 C है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? एक सिंगल C। और H कितने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो H कितने, 2 का डिफरेंस है, CH2 आ गया। अब चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 2 C थे, यहाँ 3 C हो गए, तो यहाँ पे कितना C आ गया? 1 C, क्योंकि 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, डिफरेंस एक आ रहा है। अब यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 8 हो गए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? CH2। आप इसमें देखिए, तो यहाँ पर C कितने, 3 थे, 4 हो गए, यानी 1 C ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे 8 थे, 10 हो गए, यानी कि H2 ज़्यादा बढ़ गए। आप देख रहे हो कि बार बार CH2 आ रहा है, तो यही होमोलोगस सीरीज की पहचान है बच्चों। वो तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको डेफिनेशन क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे आपके, उनके बीच का जो गैप होगा ना, वो हमेशा CH2 होने वाला है। यही होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। आई थिंक आप होमोलोगस सीरीज जो है वो समझ पा रहे होंगे। ये आपका एल्कोहल में भी हो सकता है, OH ग्रुप के साथ भी हो सकता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ भी हो सकता है, COOH के साथ हो सकता है, ये आपका एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, CHO ग्रुप के साथ हो सकता है। और आपसे पूछा क्या गया है? एल्डिहाइड वाला ही तो पूछा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं एल्डिहाइड वाला। तो यहाँ पर एल्डिहाइड वाला देखिए क्या है, यहाँ पर HCHO, ये आपका क्या हो गया? मीथेनल। ये क्या हो गया? इथेनल। ये हो गया प्रोपेनल। इन सबका आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। यही होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से आपने ये समझ लिया। देखिए मैंने आपको जो बताया है ना, ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है एक ही बार में कि आखिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इसी के साथ आप पूरी चीजें समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है, तो यहाँ पर C6H12 है। चलिए इसका आपको मैं दिखाता हूँ बना के फॉर्मूला। ठीक है, देखिए आपके पास एक कार्बन ले लिया आपने, अब एक कार्बन ले लिया ना, तो यहाँ पर 6 कार्बन आपको बनाने हैं, C6H12 ये बनाना है आपको। ठीक है, अब कैसे बनाओगे आप कहोगे एक कार्बन ये हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा कैसे हो गया, दूसरा इधर की ब्रांच चली गई आपकी, एक इधर चली गई, यहाँ पर भी आप 2 कार्बन लगा दोगे इधर, ठीक, फिर डंडी नीचे खींच दोगे ऐसे, यहाँ पर 2 कार्बन लगा दोगे, एक नीचे करके यहाँ पर कार्बन लगा के ऐसे जोड़ दोगे। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी करनी है। यहाँ पे कार्बन के पास देखिए 2 डंडी लगी हुई है, तो 2 आपको और लगानी, 1 और 2।
सेम यहाँ पर भी 1 और 2, सेम यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, सब जगह हम 2 डंडी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। बस ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे बच्चों को पता कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस तरह का तो बेंजीन होता है, तो बच्चों आपको बता दें बेंजीन भी सेम ऐसे ही होता है, बस वहाँ पर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं ना वो 12 नहीं होते हैं, वो 6 होते हैं, यानी C6 और H6 होता है फॉर्मूला आपका बेंजीन का, और उसके बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। कैसा बना होता है वो देखिए, ऐसे यूं यूं और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इस तरह डबल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजीन। ठीक है, तो ये होता है आपका बेंजीन, लेकिन आपको साइक्लोहेक्सेन समझना है जो कि ये वाला स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूरी तरीके से कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो बच्चों आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि आप सभी को लाना है 95% मार्क्स के ऊपर। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, जब तक पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा जा चुका है और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया चलिए समझते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बतानी है। स्टेट व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस केस, यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उस केस में अगर करंट पास करी जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना रखा है एक आपके लिए फिगर। इस फिगर में क्या क्या दिखाना होता है बच्चों, तो इसमें देखिए हमने एक दे रखा है टैंक, ठीक, टैंक बना दिया है। टैंक के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड दिखा रखे, लेकिन एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव वाला जो आपका इलेक्ट्रोड होगा ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और जो नेगेटिव वाला आपका इलेक्ट्रोड होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। जो आपका एनोड होता है ना वो हमेशा इम्प्योर मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है, और जो आपका कैथोड होता है वो प्योर मेटल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारी मेटल कौन सी है, कॉपर। तो यहाँ पर हम जो एनोड देखेंगे वो कैसा है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ, और जो आपका कैथोड है वो प्योर कॉपर का बना हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है आपका इसी का सॉल्ट लेते हैं। तो मेटल कौन सी हमारी, कॉपर, तो कॉपर का सॉल्ट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया। तो हमने ले लिया एक सॉल्ट को उसी मेटल का। तो इस सॉल्ट में एक खास बात होती है कि हमेशा एसिडिफाइड होता है। इसके साथ लेंगे आप कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप ले लेंगे H2SO4 के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसमें सोल्यूशन में कैसा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 का ये सोल्यूशन इसमें डाल दिया गया। अब होगा क्या, अब आप इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, की को प्रेस करेंगे और यहाँ से करंट पास होती है। तो करंट जब पास होगी तो आपको समझना है, देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। ये आपका एनोड है। एनोड क्या करता है कि इसके अंदर आपका इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर का मतलब है कि भाई इसके अंदर जो है कुछ इंप्योरिटीज मिली रहेंगी। अब करता है क्या ये एनोड, जो भी आपका कॉपर है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है और उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। जब भी कोई कॉपर आपको दिखेगा यहाँ पर देखिए तो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने छीन लिए। आपसे समझने के लिए समझिए क्योंकि डिटेल में यही काम हो रहा होता है अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद रिसीव कर लेता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बेचारा बाहर आता है और ये पॉजिटिव घूमा करता है इधर उधर, इस सोल्यूशन में जाता है, उसमें फ्लो करते हुए तैरते हुए उधर पहुँचता है। तो इसको पता चलता है अरे यहाँ तो निगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से जो कॉपर निकला था वो इधर से इस सोल्यूशन के थ्रू इधर आता है और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पर पहुंच जाता है आपके कैथोड पे, और कैथोड के पास जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके साथ ये इसकी बाउंड्री पे यहाँ पे चिपकने लगता है। तो प्योर जो आपका कॉपर होगा वो इस पे कलेक्ट हो जाता है, किस पे, कैथोड पे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, आपको बताना है इसमें कि प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पे कलेक्ट होता है। और यहाँ एनोड में क्या होता है, एनोड से आपका ये जो कॉपर निकला है इसने इसके इलेक्ट्रॉन तो ले लिए थे, और प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, इस सॉल्यूशन के साथ इसके आयंस ब्रेक होने लगते हैं, और उसी में नीचे कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ना ही इसके साथ सॉल्युबल होता है ना ही इसके साथ रिएक्शन करता है, वो नीचे जाके गिर जाता है, कलेक्ट हो जाता है बॉटम में। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज, यानी कि एनोड मड। एनोड से निकला है, एनोड के नीचे कलेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनोड मड। ओके, ये हो गया आपके इस पूरे के पूरे डायग्राम का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। और 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान ही रखना है बच्चों। वो पॉइंट क्या है आपके लिए, देखिए ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू द निगेटिव चार्ज कैथोड। तो हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो हमेशा क्या, कैथोड की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, और जो आपके निगेटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस का मतलब क्या, कैथोड, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा इसका निकल के आएगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये वाली लाइन्स लिखना बहुत जरूरी है। इस वजह से क्या होता है कि पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको बोलना होगा यस सर कमेंट में, क्योंकि आप सभी को लाना है बच्चों 90% से अबव मार्क्स। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। लॉन्ग क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2023 में पूछा जा चुका है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो चलिए सब समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था।
पहला पार्ट है आपका इसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, यानी कि आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला क्या है ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है आपका क्लोरोपेंटेन। पहले हम यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं बच्चों ब्यूटेनोइक का बनाएंगे, और ब्यूटेनोइक का मतलब है कि इसमें ओइक जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ओइक, और यहाँ पे ब्यूट जो है वो 4 कार्बन को दिखाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे 4 कार्बन एक चेन में। तो एक कार्बन बना लिया हमने यहाँ पर, ये सी हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 4 कार्बन हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ओइक का, CO यहाँ पे O और ये H, ओइक ग्रुप का ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये बन गया अपना। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी ये बचे हैं ना, इनमें हम हाइड्रोजन 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 देखिए बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया है, देखिए क्या बन गया ब्यूटेनोइक, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, और ये हमारा क्या बन गया ओइक। तो ये बन गया ब्यूटेनोइक का स्ट्रक्चर, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं इसका क्लोरोपेंटेन। पेंटेन लास्ट में देख रहे हैं आप, पेंट मतलब कितना होता है 5 कार्बन। तो चलिए 5 कार्बन पहले हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये रहा अपना 5 कार्बन, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे हाइड्रोजन 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 से फिल कर लेंगे। लेकिन लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो लास्ट में आपको जोड़ना होगा इससे क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं क्लोरो, तो ये हो गया आपका Cl। बाकी सब जगह आपको H H H लगा देना है, हाइड्रोजन सब जगह आपको यूं लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का कौन सा क्लोरोपेंटेन, बहुत ही सिंपल था देखिए। तो ये आपके बोर्ड में आया था, देख रहे हैं आप, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी ही क्वेश्चन आता है। तो ये क्लोरोपेंटेन हो गया आपका, देखिए स्ट्रक्चर समझ गए होंगे आप। अब चलते समझते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बताया गया यहाँ पर। सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया हाउ आर स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। उसके बाद आपको इसमें रीजन भी देना है कि कौन सा रीजन है, रिलेटेड कैसे है और रीजन भी क्या है इसका। और एक आपको एग्जांपल पूछा गया, मैं लिखा नहीं है, आपसे पूछा गया है कि उसका एक एग्जांपल भी बताइए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है ना, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें भी है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, देखिए 3 3 6 2 8 और 8 और 3 11 to 14 यहाँ पर है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें किसके कि C कितने हैं हमारे पास, C की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो C 6 है और H कितने हैं 14 है, ठीक है। अब इसमें भी काउंट करते हैं C, तो C इसमें भी 6 है और H कितने देखिए, H यहाँ पर 3 3 6 3 9 और 9 और ये 3 12 और 12 और यहाँ पे कितना 2 14, यानी कि 14 है अपने पास। क्या बात है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम आ रहे हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्या हो गई ये आइसोमर्स हो गए हैं, यही तो आपसे पूछा गया था। स्ट्रक्चर 1 आप लिखेंगे स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बस खत्म, इतना आपको रीजन में लिखना है बच्चों। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगला वाला क्या होगा। देखिए अगला वाला आपको क्या 6 कार्बन लेने हैं, तो आप 6 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ले लिया आपने, ठीक है, 6 ले लिया C। अब इसमें सबको आप हाइड्रोजन से ओनली हाइड्रोजन से ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही सब जगह लगा हुआ है। अब ये आपको पता है क्या हो गया, सब जगह आप H लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका नेम क्या हो जाएगा पता है आपको, इसका नेम हो जाएगा N, मतलब आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल, और ये कितने 6 है ना, तो 6 के लिए आप यूज करेंगे हेक्सेन, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल हेक्सेन, ये हो गया इसका नेम। तो इस तरीके से आपको क्या बस इतना बताना था और ये बताना था कि इनके बीच में क्या रीजन है, खत्म हो गया। यानी कि देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, बस आपको इतना लिखना है केमिस्ट्री में, ज्यादा नहीं लिखना बच्चों। अब चलिए समझते हैं इसका थर्ड पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला। उनके जनरल फॉर्मूला के बेस पे इन पे क्या डिफरेंस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ इसमें क्या क्या लिखना है। आपको पता होगा सैचुरेटेड क्या होता है, तो हम इस तरफ लिख देंगे सैचुरेटेड, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक हम लोगों ने क्या लिख लिया, सैचुरेटेड में लिख दिया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उन्हें कहेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। और यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड होंगे, ऐसे आपके हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कंपाउंड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लिखा है और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इनका जनरल फॉर्मूला अगर हम लिख देंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CN, ये होता है आपका H2N+2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका CnH2n, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा एंड करके लिख देता हूँ मैं CnH2n-2। ये -2 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए है और ये जो है ये डबल बॉन्ड के लिए है। बस बाकी आप डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा, बाकी ये तो करेक्ट है जो मैंने आपको बताया, बस इतना आपको बताना था। देखिए 5 मार्क्स के आपके कंफर्म हो चुके हैं बच्चों। देख रहे हैं पेपर में कितना ज़्यादा मतलब इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 नंबर का कर लिया। समझ के कर रहे हो तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप एग्जाम में इसको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बच्चों तो आप कमेंट भी लिखिएगा यस सर, क्योंकि आप सभी को लाना है 90% मार्क्स से ऊपर। पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया था सीबीएसई में 2023 में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। पहला पार्ट है इसका, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड ऑन इथेनॉल। यानी इथेनॉल में हम क्या डालते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं सोडियम का, तब क्या होता है आपको उसकी इक्वेशन दिखानी है, यानी क्या रिएक्शन होती है ये आपको बताना है। तो बस सिर्फ रिएक्शन लिखनी है और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए पहले बोला गया इथेनॉल, इथेनॉल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3CH2OH, ये हो गया आपका, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका, ये हो गया आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमको क्या मिलाना है, अब इसमें हमको मिलाना है सोडियम। सोडियम मिला दिया हमने, अब इसकी रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब क्या होता है ये देखिए, जो रूल्स हमने आपको बताए थे, क्या यहाँ पर वो रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये आपका क्या हो गया, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ये आपका क्या हो गया, मेटल, जब मेटल एसिड से मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होने वाली ही कन्फर्म है। चलिए रिलीज हो गई आपकी, ठीक है। अब ये सोडियम जाएगा और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे O के बगल में जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि ये क्या बनाएगा, ये आपका फॉर्म कर लेगा CH3CH2O। O पे नेगेटिव चार्ज है और जो Na आ गया A पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये बना लेगा आपका क्या, ये आपका बन गया सोडियम, ये इसका क्या, इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल बन गया है आपका। ठीक है, ये बन गया आपका सिंपल सा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना होगा, यहाँ पर 2 लगाइएगा, यहाँ पर 2 लगाइएगा। आपको बैलेंसिंग आती ही होगी सभी लोगों को। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है, आप बैलेंस करके ही दिखाएंगे। चलिए पहला हो गया, बस 1 मार्क्स में खत्म। अब अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है आपसे कि व्हाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो, यानी कि आप जो एसिटिक एसिड है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका पहली बात तो पहले समझ लीजिए कि जो एसिटिक एसिड है इसका दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जो इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन होता है। और ठंडी के दिनों में जब ठंडियाँ आती हैं, ठीक है, जाड़े का मौसम आता है, तो उस समय होता है क्या है कि ये जो है वो फ्रीज होने लगता है, अपने आप ही जमने लगता है। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड at 443 Kelvin in the presence of concentrate sulfuric acid. Write the role of concentrate sulfuric acid. तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि रिएक्शन देनी है और उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है उसका रोल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या है ये CH3CH2OH, और किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर H2SO4 और यहाँ पर लगा लेंगे अपना ये एरो। अच्छा, अब इसके प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है तो समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार एग्जाम में आती है। और इसका टेम्परेचर भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, यहाँ से होता क्या है कि ये जो OH है आपका, ये OH और इधर का एक H लेके बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये बना लेगा जाके आपका क्या, वाटर बना लेगा जाके। ठीक है, अब समझा ध्यान से देखिए, इधर का OH और यहाँ से एक H निकल के बाहर बना लेगा पानी। तो यहाँ बचा क्या, इधर बचा CH2 और इधर भी बचा CH2 और बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, यानी कि ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, जिसे आप C2H4 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, एथीन बन गया, एथीन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका नाम जरूर लिख दिया करिए आप, एथीन बन गया। ओके, एथीन बन गया, अल्कोहल से एथीन बन गया है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब लिखेंगे इसका रोल, देखिए अब समझते देखिए कंसनट्रेट H2SO4 का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल में क्या किया इसने यहाँ से सारा का सारा जो वाटर था वो अलग कर दिया। ये एक काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, समझ गए आप। बस यही इसका रोल है, यही आपको बताना है कि यहाँ पर H2SO4 जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और यहाँ से ये रिमूव कर रहा है वाटर को। यही हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, इट इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इथेनॉल। बस आपको इतना लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए ये वाला पार्ट भी हो गया है। अब समझते हैं इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। देखिए छोटा छोटा काम करना पड़ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत सारा नहीं आ रहा है, बस जरा जरा सा आ रहा है, बस आपको इतना ही बताना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या पूछा गया, राइट एन इक्वेशन शोइंग सैपोनिफिकेशन, यानी हमको सैपोनिफिकेशन की सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें कौन कौन सी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मिलाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका एस्टर होता है। अब एस्टर होता है तो कौन सा एस्टर होता है, देखिए एथिल इथेनॉइड होता है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एथिल इथेनॉइड का। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे CH3COO C2H5, ये हो गया आपका एथिल इथेनॉइड, ये एक टाइप का एस्टर है। अब यहाँ पर आप मिलाएंगे इसको
मतलब कि रिएक्शन कराएंगे इसके किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक बेस से, और इसको आप हीट कर देंगे। ये जो ट्रायंगल बना रखा है ना, ये डेल्टा का सिंबल है और इसका मतलब होता है इसको हीट किया जा रहा है। जब आप इसे हीट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जैसे कि रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो होगा क्या, यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट आपको देख रहे हैं, ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। ये जो C2H वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, जो ये वाला मैं बना देता हूँ, चलिए ठीक है, थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ चला जाएगा, जो मैं ये बना रहा हूँ, ये दोनों, ये सब पार्ट जुड़ जाएगा आपस में, ठीक। और जो Na होगा वो आ जाएगा इसके प्लेस पे, यानी कि Na आ जाएगा आपका इस प्लेस पे। तो कैसा क्या बनेगा, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, CH3 ऐसे रहेगा, ठीक है। ये रहा CO, ये भी रहा है सही। अब यहाँ पर जो O की प्लेस पे ये जो C2H5 चला गया, वहाँ पे क्या जा रहा है, Na आ रहा है आपका, तो आपका बन जाएगा ये Na, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना आपका, इसके बाद देखिए ये जो आपका OH था और ये मिल गया, तो इसने क्या बना लिया, C2H5OH, ये आपका एल्कोहल बन गया, ठीक है, बन गया ना एल्कोहल। तो ये हो गई आपकी इसकी कंप्लीट रिएक्शन। यही आपसे पूछा गया था कि आखिर क्वेश्चन क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कंप्लीट रिएक्शन कर ली है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया एल्कोहल, ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट, और ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका एस्टर। चलिए एस्टर भी लिख देते हैं इसको, ये है आपका एस्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये एस्टर तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, आप इसका नाम पढ़ेंगे एथिल इथेनोएट। तो ये रहा एक सिंपल सा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में लिखेंगे यस सर, क्योंकि आप सभी बच्चों को लाना है हाई स्कूल में 90% से अबव मार्क्स। तो इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए PYQ के साथ।